हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी की किताबों के निचोड़ के बारे में। देखिए, जो आपके सीटेट के पेपर में आपका जो कंटेंट आता है वो सारा आपका एनसीईआरटी की किताबों से पूछा जाता है। चाहे आपने आज तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हो चाहे ना भी पढ़ी हो, लेकिन आज की वीडियो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, वेरी वेरी करना आज की वीडियो के ऊपर, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे आपके इन्हीं एनसीईआरटी किताबों से पूछे जाएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी नजर आपके जो ईवीएस का सिलेबस है, जो आपका सीटेट का है, उसके ऊपर थोड़ी सी एक नजर डाल लो, ताकि चीजें और आपको अच्छी तरीके से जो कंसेप्ट होते हैं और क्लियर हो जाए। देख लीजिए एक बार ईवीएस का आपका सिलेबस जो आपको दिया हुआ है आपके सीबीएसई ने। देखिए, ये सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो सारे कंटेंट आपके ये 30 में से 15 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये जो सभी टॉपिक है यही से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जो आपका सीटेट के अंदर होता है। चाहे आपका जैसे आपका प्लांट्स हुआ, फूड हुआ, ठीक है, यानी घर, आपका भोजन, जानवर, पक्षी, इन सभी के ऊपर आज मैं आपको चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि आपके जो 15 नंबर है इन्हीं कंटेंट से आपके आने वाले, यानी एनसीईआरटी की किताबों से आपके आने वाले हैं। बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, तो बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। इस पेडागोजी के अंदर ये जितने भी कंटेंट है वो मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए ये 15 नंबर भी आपके मैं पूरी तैयारी अच्छे तरीके से करा दूंगा। लेकिन बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर इन 15 नंबर के ऊपर जो आपके कंटेंट के पूछे जाते हैं, और ये सभी टॉपिक, ठीक है, चाहे जंतु हुआ, पक्षी हुए, घर हुआ या फूड हुआ, ठीक है, सभी के ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है आपका पेड़ पौधे से संबंधित, ठीक है। और जितनी भी लाइनें, किसी भी एक भी लाइन को छोड़ मत देना, क्योंकि नुकसान आपका ही है, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो आपके एग्जाम में आज तक पूछी भी गई है कई बार, और यही से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए कोई भी पॉइंट को आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि नुकसान आपका खुद का होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं पौधे के बारे में। जितने महत्वपूर्ण पौधे हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला पौधा है आपका निफेंथिस, जिसको घटपंडी का पौधा भी कहा जाता है। और जो आपका निफेंथिस पौधा होता है ये आपका इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि भारत में तो मेघालय में, और दूसरे देशों में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका निफेंथिस नामक पौधा, जिसको घटपन्नी का पौधा भी कहते हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। ये सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इसको। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, ये देखिए लंबे घड़े जैसा दिख रहा है ना, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। इसमें से खुशबू निकलती है, यहां से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और उनका क्या कर देता है, शिकार कर लेता है। तो ये होता है आपका निफेंथिस यानी घटपन्नी का पौधा। चलिए अगला पौधा के बारे में देखते हैं। अगला पौधा है आपका रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का पेड़ पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती है। ये देखिए सामने आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर, यहां पर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका रेगिस्तानी ओक। और देखिए जितनी चीज आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है वीडियो में बता रहा हूं, एज इट इज हो सके तो रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना या वीडियो सेव कर लेना। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला पौधा है आपका या पेड़, वह आपका बरगद का। तो बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती है, यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये देखिए आपको सामने दिख भी रहा होगा। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, बरगद देके और उसके आगे आपको डैश लगा देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और बता पूछेगा कि कौन सा इसमें गलत है। तो आपको अगर चीजें सारी पता है टॉपिक के बारे में तो आप इजीली आंसर दे दोगे। इसलिए कह रहा हूं एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपका नुकसान खुद का ही होने वाला है अगर आपने कोई चीज छोड़ी। इसलिए मैंने चीजें डिटेल में बताई हुई है आपको। अगला है आपका क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं कि जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो उपजाऊ है या फिर बंजर है। ये काम करते हैं आपके क्रोटोन पौधे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके कुछ फेमस पर्सन है जो आपके एनसीईआरटी किताबों के अंदर दिए हुए हैं, और कोई से ना कोई से आपके यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, कम से कम 2-3 तो आपके पूछ ही लेता है एग्जामिनर। पहले आपके अंदर दिया हुआ है पर्सनैलिटी, जो है आपका बछेंद्री पाल जी।
जो बछेंद्री पाल जी थी, ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 साल की थी। उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इनके जो गाइडर थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, गाइडर का नाम था ज्ञान सिंह, इन्होंने ज्ञान दिया था। उसके बाद है 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। ये हो गया बछेंद्री पाल जी के बारे में सभी चीजें। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में जो और आपको पर्सनैलिटी दी हुई है। अगला व्यक्तित्व है आपका कन्नम मल्लेश्वरी जी। ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की आपकी रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार यानी वेट उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल यानी 29 मेडल जीते हैं। ये आपकी कन्नम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपके दिया हुआ है सुनीता विलियम्स के बारे में। इनके बारे में जानते हैं। जो सुनीता विलियम्स थी 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। स्पेस में पानी नहीं रुकता था, बुलबुले उनके फ्लोट करता था। ठीक है, उसी से अपना मुंह धोते थे। उसके अलावा वहां कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा वहां पे खड़े रहते थे स्पेस के अंदर। आगे जानते हैं। आगे आपका दिया हुआ है अल बिरूनी। इनके बारे में जानते हैं। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज्बेकिस्तान, और सबसे ज्यादा ये पूछा गया किस देश के निवासी थे, तो उज्बेकिस्तान। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बेसिकली हमारे देश के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ये अल बिरूनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें थी। अगला देखते हैं। अगले आपके चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार, इनके बारे में पढ़ते हैं। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र यानी सेंटर खोला। आगे देखते हैं। और जो इन्होंने सेंटर खोला था उसने इस जगह का नाम रखा था तोरांग, और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब जानते हैं घरों के बारे में। हर स्टेट के अलग अलग घर के बारे में, उनकी विशेषताएं। अगला देखते हैं कि पहले बात करते हैं असम के घर के बारे में। देखिए असम में जो घर होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बने होने की वजह होती है भारी बारिश। भारी बारिश की वजह से ये असम के लोग 10 से 12 फीट ऊंचे आपके घर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके बने भी हुए इस तरीके से। और मैंने आपको बताया हुआ है जो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सिलेक्शन हुआ था वो कहां पर हुआ था, असम के अंदर हुआ था, केंद्रीय विद्यालय के अंदर। आगे पढ़ते हैं। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। तो ये असम के घरों के बारे में सभी चीजें हो गई। चलिए आगे देखते हैं। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो अलग अलग स्टेट में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो ये चीज आप जान पाओगे। और यहां बांस को जो बोलते हैं असम के अंदर गरीबों का टिम्बर बोलते हैं। गरीबों का टिम्बर बांस को बोला जाता है। आगे देखते हैं। आगे है राजस्थान के घर। राजस्थान मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। ये रहे आपके राजस्थान के घर इस टाइप के। अगले घर आपके मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यह घर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। इस टाइप के आपके मनाली घर होते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपके लद्दाख के। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर डेजर्ट कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोल्ड डिजर्ट किसको कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख को। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। ये सामने आप देख भी रहे होंगे इस टाइप के आपके। अगला देखते हैं। अगला आपका इग्लू कि बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं और ये जो घर होते हैं जिनको इग्लू बोलते हैं, बर्फ के घरों को इग्लू कहा जाता है। ये एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हीं घरों को इग्लू कहा जाता है। ये सामने देख रहे हो ना इग्लू, इसके अंदर जैसे लोग चले जाते हैं तो लोगों की जो गर्मी होती है यानी ह्यूमन की खुद की जो हीट होती है, ये इग्लू उस हीट को बाहर नहीं आने देते, जिससे अंदर इन इग्लू के अंदर गर्मी बनी रहती है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा गया था कई बार। आगे देखते हैं।
आगे आपका टॉपिक है मैप से यानी मानचित्र से रिलेटेड, कम से कम 2 नंबर ये आपको कंफर्म कराएगा आज की वीडियो। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, या बिहार के आसपास कौन से स्टेट है, या बिहार के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। देखो इसको ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसको जान लीजिए, ये होती है आपकी सीधे हाथ पर पूर्व, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण, इतना आप सभी लोगों को पता है। ये होता है आपका उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण पूर्व। देखिए अब जैसे क्वेश्चन इसने पूछा है एग्जामिनर ने कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति पूछी है। अब देखिए मैप के अंदर देखिए, पहले तो बिहार देखिए, तो भाई मैप के अंदर आपका ये रहा आपका बिहार, ये रहा आपका बिहार मैप के अंदर, और बिहार का सापेक्ष किसकी पूछी थी, जम्मू कश्मीर और गोवा की पूछी थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपल सा एक काम करो, जो मैंने आपको चीज बताई है डायग्राम, ये आपने कर लिया कि भाई ये तो हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। अब बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, तो भाई जम्मू कश्मीर आपका ये रहा, और उसके अलावा दूसरा क्या पूछा था, दूसरा गोवा, तो गोवा आपका ये रहा। तो जम्मू कश्मीर किस साइड है, तो देखिए ये था आपका उत्तर और ये होता आपका पश्चिम, तो यानी ये तो है आपका उत्तर पश्चिम। ये आपका नीचे है आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम, तो ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम, यानी कि आपका उत्तर पश्चिम और आपका दक्षिण पश्चिम। देखिए ये आपका आंसर जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, सिंपल सा आंसर था। किसी भी स्टेट का पूछे, जैसे इसमें बिहार का पूछ लिया, चाहे किसी भी स्टेट का पूछे, उस स्टेट पर आप लोग अपना ये एरो वाला बनाइए और फिर उससे देख लीजिए कौन सा स्टेट का पूछा है, चाहे ऊपर पूछे, नीचे पूछे, नॉर्थ ईस्ट पूछे, नॉर्थ वेस्ट पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग उसका इजीली आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए आगे पूछा है, इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। मैंने कहा ना, अगर आपको एक बार मैप आ गया तो आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे। अब देखिए केरल के नजदीक में कौन कौन से हैं, ये देखिए ये आपका केरल। अब केरल के नजदीक में कौन से है, बेंगलुरु है और आपका तमिलनाडु है, दो हो गए आपके। ठीक है, तो आंसर आपका बेंगलुरु और तमिलनाडु हो गया। ये क्वेश्चन आपके देखो सीटेट से लिए हुए, मैंने जो आपको बता रहा हूं, यानी सॉरी बेंगलुरु मैंने उसकी वो बता दी थी राजधानी, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आपका आंसर हुए। ठीक है, देखिए केरल के नजदीक में ये रहे आपके, केरल के नजदीक में कर्नाटक और आपका तमिलनाडु। देखिए कितना सिंपल हुआ, चाहे किसी स्टेट के नजदीक के स्टेट पूछे, चाहे उसके अलावा किसी की दूरी पूछे या सापेक्ष में उसकी स्थिति पूछे, आप लोग इसका आंसर दे पाओगे इस माध्यम से। और मैप को अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपके एग्जाम में कंफर्म आना है यहां से आपका क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ की थीम है, मैंने अभी आपको शुरू में जो सिलेबस बताया था वही आपको पूछा हुआ है। यहां से कोई एक थीम के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, लेकिन आपको सारी होनी याद जरूरी है। एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 3 से क्लास 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी वो 6 थीम है, आइए उनके बारे में जानते हैं। 6 के 6 को याद करना आप, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। पहली होती है आपकी परिवार एवं मित्र, यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी होती है आपकी भोजन यानी फूड। तीसरा होता है आपका पानी यानी वाटर। चौथा होता है आपका आवास यानी शेल्टर। पांचवा होता है आपकी यात्रा यानी ट्रेवल। और छठा है आपका हम चीजें कैसे बनाते हैं, हाउ वी मेक थिंग्स। ठीक है, ये 6 की 6, इनमें से किसी एक के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कंटेंट करा रहा हूं, इसी थीम के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी ने दिया और आपके सिलेबस में भी दी हुई है। आगे जानते हैं महत्वपूर्ण पार्क के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण पार्क हैं उन सभी के ऊपर मैं अभी बताता हूं आपको चीजें डिटेल में, जो जो सा पार्क इंपॉर्टेंट है आपका। पहला आपका है नेशनल पार्क, यह आपका उत्तराखंड में है और यह हाथी और चीता पाए जाते हैं। ये हो गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपका असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। यह हाथी और चीता भी पाए जाते हैं, लेकिन जो फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मैंने आपको बताया था ना, जब मेरी जॉब असम के अंदर थी तब मैं यहां पर घूमने गया था, तब मैंने ये सब चीजें देखी थी। तो काजीरंगा आपका कहां पर है, असम के अंदर, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर।